हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एस्टिमेशन। इससे पहले हमने एफर्ट एस्टिमेशंस पढ़े थे और उसके अंदर हमने कोकोमो मॉडल डिस्कस किया था, एसईएल मॉडल डिस्कस किया था और डब्ल्यूएफ मॉडल डिस्कस किया था। प्लस मॉडल डिस्कशन के साथ साथ हमने उनके न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। तो आई प्रेफर कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है इससे पहले वाला, तो पहले आप वो लेक्चर कंप्लीट कीजिए, विजिट कीजिए और उसके बाद आप फिर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एस्टिमेशन वाले लेक्चर को देखिए। हम एफर्ट एस्टिमेशन जो है या जितने भी एस्टिमेशंस मॉडल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्पस के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं इस पे, क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ कौन सा मॉडल यूज हो रहा है। इसलिए मैं साथ के साथ जितने भी हम मॉडल्स डिस्कस कर रहे हैं उनके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाती जा रही हूँ, ताकि हमारी थोड़ी प्रैक्टिस रहे। तो जब हम इनके एमसीक्यूज जब डिटेल में सॉल्व करेंगे तो हमको आइडिया रहेगा कि कहाँ पे कौन सा मॉडल हमें यूज करना है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी एस्टिमेशन। तो आइए ये पढ़ते हैं। हमने साइज एस्टिमेशन देख लिया, एफर्ट एस्टिमेशन देख लिया और आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एस्टिमेशन। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होता है? Software quality is the indirect measurement and it is depends on the defects. So कैसे क्वालिटी और डिफेक्ट में क्या रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मीन्स जितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आपके कम होंगे उतना ही आपका सॉफ्टवेयर का क्वालिटी अच्छा होगा। जितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आपके ज्यादा होंगे उतना ही आपका सॉफ्टवेयर का क्वालिटी कम होगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस टू काइंड्स ऑफ मेजर्स आर प्रेजेंट टू एस्टिमेट द सॉफ्टवेयर क्वालिटी। टू टाइप्स से हम सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है उसको मेजर कर सकते हैं। जो फर्स्ट होता है इसके अंदर वो होता है आपका डिफेक्ट रेट, या फिर हम इसको डिफेक्ट डेंसिटी भी बोल सकते हैं। और जो दूसरा है वो होता है आपका डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। तो आइए जब सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं, डिफेक्ट रेट या डिफेक्ट डेंसिटी क्या होता है। So defect rate means this measure is focused on how many number of defects are reported from the developed program in a particular time frame. किसी भी particular time frame के अंदर कितने number of defects आपके report हुए, ठीक है ना, डेवलप प्रोग्राम से कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आपके यहाँ पे रिपोर्ट किए गए किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, उस पे वो फोकस किया जाता है आपका डिफेक्ट रेट के अंदर। तो डिफेक्ट रेट अगर निकालने का आए तो उसको क्या कैसे निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स थे, टाइम फ्रेम क्या था, डिवाइडेड बाय अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफेक्ट्स कि एलओसी के अंदर आपके कहाँ कहाँ पे ऐसे आपको पॉइंट्स मिले जहाँ पे कि डिफेक्ट्स रिपोर्ट हुए। तो डिफेक्ट रेट का आपका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इनटू टाइम फ्रेम डिवाइडेड बाय अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफेक्ट्स। ये किस में आती है? आपकी यूनिट एलओसी में। इसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा है आपका डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। अब डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी क्या होता है? दिस मेजर इज फोकस्ड ऑन हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द डेवलप्ड प्रोग्राम। यानी देखो फर्स्ट वाला तो था कि कितने रिपोर्ट हुए, डिफेक्ट रेट में तो आप फाइंड आउट कर रहे थे कि डेवलप्ड प्रोग्राम में कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आपके रिपोर्ट हुए किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर। जबकि डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी जो है उसके अंदर आप किस पे फोकस करोगे कि कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आपके रिमूव हुए डेवलप्ड प्रोग्राम में से। तो ये जो डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी है उसका फॉर्मूला होता है आपका E डिवाइडेड बाय E प्लस D मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे E क्या होता है? नंबर ऑफ अनकवर्ड एरर्स और D क्या होता है? नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। अब अगर हम एरर और डिफेक्ट्स में डिफरेंस देखें तो देखो क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली एरर इज अ मिस्टेक मेड बाय अ प्रोग्रामर ड्यूरिंग कोडिंग। सो हम क्या बोल सकते हैं? लाइक बग इज एन एरर विच इज डिटेक्टेड इन द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ड्यूरिंग अ टेस्टिंग स्टेज। टेस्टिंग स्टेज में जैसे कोई भी बग आपको डिटेक्ट होता है तो बग क्या है? एक तरीके से एरर है जो कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में से डिटेक्ट हुई थी ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज। जबकि हम डिफेक्ट को क्या बोल सकते हैं? डिफेक्ट इज अ मिसमैच बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इट इज डिटेक्टेड बाय अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और अ एंड कस्टमर इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर जो रिजल्ट आपको एक्सपेक्टेड था, ठीक है, और आपका जो एक्चुअल रिजल्ट आया उसके बीच में जो भी मिसमैच होता है वो मिसमैच आपका कैसे इंडिकेट किया जाता है? डिफेक्ट के बेसिस पे, डिफेक्ट की तरह इंडिकेट किया जाता है। और ये डिफेक्ट आपका आइदर सॉफ्टवेयर डेवलपर डिटेक्ट कर सकता है या फिर आपके जो एंड कस्टमर्स हैं वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। कौन से एनवायरनमेंट के अंदर? प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर। तो डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा कि नंबर ऑफ अनकवर्ड एरर्स कितनी थी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनकवर्ड एरर्स प्लस नंबर ऑफ डिफेक्ट्स एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय 100।
तो ये दो तरीके हैं जिससे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी को आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो होता है आपका वो होता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एस्टिमेशन। ठीक है, अभी हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एस्टिमेशन देखा, साइज एस्टिमेशन हम देख चुके हैं, एफर्ट एस्टिमेशन हम देख चुके हैं। अब एक जो नेक्स्ट एस्टिमेशन है वो आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एस्टिमेशन। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं उनका एनालिसिस क्या कहता है कि जो मेंटेनेंस स्टेज होती है आपकी सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर साइकिल के अंदर जो मेंटेनेंस स्टेज होती है वो आपका अप टू 40 to 70% जो है एसडीएलसी का टोटल कॉस्ट ले लेती है। यानी जो भी आपने डेवलपमेंट किया, डिजाइन की, कोडिंग की, टेस्टिंग की, तो ये सब आपके एसडीएलसी के पार्ट हैं। उस एसडीएलसी का जो टोटल कॉस्ट आता है उसमें से अराउंड 40 to 70% जो कॉस्ट है वो आपका मेंटेनेंस स्टेज में चला जाता है एज पर सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स एनालिसिस। So what we need to do here, we need to minimize the maintenance cost। ठीक है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए व्हाट सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट सजेस्ट, वो क्या सजेस्ट करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें या ज्यादा से ज्यादा आप एफर्ट डालें जब आप डेवलपमेंट स्टेज में हैं। ठीक है, जब सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट स्टेज में ज्यादा से ज्यादा एफर्ट डालना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारा एक सॉफ्टवेयर एक अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनकर आए जिसमें कि डिफेक्ट्स और एरर्स जो हो सबसे कम हो। उससे क्या होगा, आपका मेंटेनेंस भी अपने आप ऑटोमेटिकली मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि अगर डेवलपमेंट जितना बेटर होगा सॉफ्टवेयर का उतना उसमें पॉसिबिलिटी होगी कि उसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। टेस्टिंग फेज में उसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, नंबर ऑफ एरर्स कम आएंगे। ठीक है, प्रोडक्शन स्टेज पे भी जब आपका डिप्लॉय हो जाएगा उसके बाद भी डिफेक्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी और उससे क्या होगा, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। So in the software development process, development is comes only once। ठीक है, डेवलपमेंट तो एक बार ही आता है जब आपका डेवलपमेंट फेज चलता है सॉफ्टवेयर का। जबकि अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस जो है वो प्रोजेक्ट के थ्रू आउट द लाइफ टाइम प्रेजेंट रहता है। क्योंकि जब तक उस सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल है, जब तक उस सॉफ्टवेयर का लाइफ टाइम है, उस कंप्लीट लाइफ टाइम में आपका मेंटेनेंस जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। जबकि डेवलपमेंट में तो आपने क्या करा, आपने एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया और उस डेवलपमेंट को डिप्लॉय कर दिया तो आपका डेवलपमेंट फेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो भी छोटे मोटे एनहांसमेंट्स और जो भी आते रहते हैं वो अपडेट्स में आते रहते हैं। लेकिन उन अपडेट्स को मेंटेन करना या कोई और डिफेक्ट्स आ रहे हैं उनको मेंटेन करने के लिए जो मेंटेनेंस वाला पार्ट होता है वो आपका थ्रू आउट द लाइफ टाइम चलता है आपके सॉफ्टवेयर के साथ। तो यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस प्रेजेंट है। ठीक है, किसी भी मेंटेनेंस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। तो कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, फर्स्ट है आपका बजट एंड एफर्ट रीएलोकेशन, सेकंड है आपका कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम कि आप पूरे सिस्टम को ही कंप्लीटली रिप्लेस कर दो, और थर्ड क्या है आपका इनहेंस द पार्ट ऑफ द सिस्टम, जिस भी सिस्टम में आपको मेंटेनेंस प्रॉब्लम आ रही है उस पार्ट को आप इनहेंस कर दो। तो देखो जो ये 3 सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में से जो ये सेकंड वाला सजेशन है, ठीक है, सेकंड वाला जो सोल्यूशन है उसको सजेस्टेबल नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला सजेशन क्या कह रहा है आपको, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम, मींस जो पूरा सिस्टम है उसको कंप्लीटली रिप्लेस करके एक नया सिस्टम ले आओ। लेकिन यू कांट गारंटी कि आपका जो नया सिस्टम है उसकी फंक्शनैलिटी काफी बेटर होगी ओल्ड सिस्टम से, क्योंकि आप वापस से बेसिक से बेस लाइन से हम नया सिस्टम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो वी कांट गारंटी कि हमारा जो न्यू सिस्टम बन रहा है उसकी फंक्शनैलिटी ओल्ड सिस्टम से ज्यादा होगी, अच्छी। और साथ के साथ क्या होगा, क्योंकि आप बिल्कुल कंप्लीटली रिप्लेस कर रहे हो तो उससे आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम व्हाट इज सजेस्टेबल कि आप जो भी पार्ट्स हैं सिस्टम के, जो भी पार्ट्स हैं जहां पे आपको फाइंड आउट हो रहा है कि यहाँ मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप उन पार्ट्स को इनहेंस करो। तो ये ज्यादा बेस्ट सोल्यूशन माना जाता है रादर देन योर कंप्लीट रिप्लेसमेंट। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में अगर हम देखा जाए तो 2 तरीके के मेजर्स आपके प्रेजेंट हैं जो कि मेंटेनेंस को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस को एस्टिमेट करते हैं। फर्स्ट है आपका ब्लेडी एंड लेहमान मॉडल एंड नेक्स्ट इज योर बोहेम्स मॉडल। तो फर्स्ट अगर हम देखें ब्लेडी एंड लेहमान मॉडल, तो इसके अंदर क्या है, दिस मॉडल इज फोकस्ड ऑन दी टोटल एफर्ट एक्सपेंडेड ड्यू टू द मेंटेनेंस प्रॉब्लम। मींस जो ये लेहमान वाला मॉडल है ये किस पे फोकस करता है कि आपका टोटल कितना एफर्ट एक्सपेंड हुआ मेंटेनेंस प्रॉब्लम की वजह से। यहाँ पे जो मेंटेनेंस एफर्ट होता है वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। ठीक है, जो मेंटेनेंस का एफर्ट है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट फैक्टर तो होता है कि किस तरीके की इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस यूज की जा रही है, और दूसरा जो है वो डिपेंड करेगा कि क्या मेंटेनेंस टीम जो है उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है अबाउट द सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी।
ठीक है। तो दो तरीके से यहाँ पे मेंटेनेंस एफर्ट को आप एस्टिमेट कर सकते हो कि किस तरीके की इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस यूज की थी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, और जो मेंटेनेंस टीम है उसका लेवल क्या है टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने इसको नोट में भी लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है बट एक बार मैं इसको पढ़ देती हूँ और फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। When the efficient engineering practices are used during the development stage, then optimistic program is available at the customer side. So the maintenance team, a level of understanding is not a matter. Otherwise, if inefficient engineering practices used, then your pessimistic code is available at the customer side. So to maintain the pessimistic code, maintenance team level of understanding at software function about software functionality is most important. So when the maintenance team has a good level of understanding, then your maintenance cost is less. Otherwise poor level पे क्या होगा, maintenance cost is increase in the exponentially growth. ठीक है, तो देखो इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है कि अगर जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के केस में आपने एफिशिएंट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस यूज की, मींस अ गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हम यूज कर रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो उस केस में हमारा जो प्रोग्राम बनता है वो किस तरीके का बनता है, ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक बनता है, ऑप्टिमिस्टिक प्रोग्राम बनता है। तो उस केस में क्या होता है, अगर मेंटेनेंस टीम का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने ऑलरेडी ही एफिशिएंट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को यूज करके आपके कोड को ऑप्टिमिस्टिक बना दिया है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस है वो इनएफिशिएंट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हो आप। ठीक है, इनएफिशिएंट इंजीनियरिंग मतलब कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है या डिजाइनिंग नहीं है, या फिर जो डेवलपर्स हैं, ठीक है, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उनका स्किल लेवल पुअर है, तो उस केस में आपका किस तरीके का कोड प्रोड्यूस होता है, पेसिमिस्टिक कोड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पेसिमिस्टिक कोड प्रोड्यूस होता है, और पेसिमिस्टिक कोड प्रोड्यूस होने की वजह से या इस केस में आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है मेंटेनेंस लेवल का, मेंटेनेंस टीम का, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक पेसिमिस्टिक कोड बना है तो काफी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपके पास नंबर ऑफ अनकवर्ड एरर्स या नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है, आपका मेंटेनेंस टीम का रोल आता है। तो यहाँ पे जितना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेंटेनेंस टीम का अच्छा होगा उतना ही आप इस यहाँ पे हैंडल कर पाओगे मेंटेनेंस प्रॉब्लम को। तो पेसिमिस्टिक कोड के केस में आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जबकि अगर कोड ऑलरेडी ऑप्टिमिस्टिक है तो उतना मैटर नहीं करता। अब अगर आपके जो मेंटेनेंस टीम है उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छा है, गुड है, तो उस केस में आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर काफी लो है तो उस केस में कॉस्ट क्या हो जाएगी, आपकी काफी ज्यादा हो जाएगी मेंटेनेंस कॉस्ट। और कितनी ज्यादा हो जाएगी, एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है फिर वो। ठीक है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, अगर आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग काफी पुअर है तो उस केस में मेंटेनेंस टीम का अगर काफी पुअर है तो उस केस में जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। इसका स्ट्रक्चर कैसे दिया जाता है लेमान मॉडल का, m इज इक्वल टू पी प्लस के, E इज फॉर एक्सपोनेंशियल पावर C माइनस D। अब यहाँ पे ये क्या है, ये क्या इंडिकेट करते हैं वो देखते हैं। m का मतलब क्या है, टोटल एफर्ट एक्सपेंडेड, जो हमें निकालना है इसी पे फोकस करता है लेमान मॉडल। P क्या होता है, जो भी प्रोडक्टिव एफर्ट या फिर डेवलपमेंट एफर्ट आपको दिया हुआ है। K आपका एम्पेरिकल कांस्टेंट हो जाएगा, जो भी एफिशिएंट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस आप यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे यहाँ पे एम्पेरिकल कांस्टेंट निकला होगा। C क्या है, कोड की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी लो है या हाई है। ठीक है, और D क्या हो जाएगा आपका, डिग्री ऑफ मेंटेनेंस टीम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी। डी क्या इंडिकेट करता है, डिग्री, किस चीज की डिग्री की, जो मेंटेनेंस टीम है उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की अबाउट दी सॉफ्टवेयर क्या डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप ये दोनों जो कॉन्स्टेंट्स है हमारे C और D जो है, C का मतलब क्या है आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ कोड। अगर कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लो हुई, इसका मतलब आपका कोड कैसा रहेगा, ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे आप किस तरीके की प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हो, एफिशिएंट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हो। लेकिन अगर प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी हाई हुई तो कोड कैसा बनेगा, पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक बन रहा है यानी कि किस तरीके की प्रैक्टिसेस यूज हो रही है, इनएफिशिएंट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस यूज हो रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिग्री डी की, डिग्री डी आपको क्या बता रहा है कि जो मेंटेनेंस टीम है उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसी है।
तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लो हो, यानी डिग्री अगर लो है इसका मतलब पुअर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, अगर डिग्री हाई है तो गुड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ये हमारा था लेहमान मॉडल। आइए इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट एफर्ट इज एस्टिमेटेड एज 500 मैन मंथ। तो ये जो 500 मैन मंथ दे रखा है ये आपको डेवलपमेंट एफर्ट दे रखा है, दैट मीन्स पी। एम्पेरिकल कांस्टेंट इज 0.3, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू। ठीक है, के की वैल्यू दे रखी है 0.3। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड इज हाई, ये वैल्यू दे दी हमें सी की। कैलकुलेट द टोटल एफर्ट एक्सपेंडेड, हमसे क्या पूछा गया है कि एम की वैल्यू क्या है। ठीक है, और दो केसेस में पूछा गया है, अगर मेंटेनेंस टीम जो है उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसा है, गुड है, गुड है, उस केस में डी की वैल्यू दे रखी है 0.9। और अगर मेंटेनेंस टीम का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो पुअर है, यानी कि डी की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है 0.1, तो उस केस में हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम वापस एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या था हमारा, m इज इक्वल टू पी, यहाँ पे देखिए m इज इक्वल टू पी प्लस के, यहाँ हम रखते हैं इसको, m इज इक्वल टू पी प्लस के ई पावर c माइनस डी। ये है, T की वैल्यू हमें गिवन है 500 मैन मंथ है, K की वैल्यू हमें गिवन है 0.3 है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कितनी है इसकी, कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, 8 है कॉम्प्लेक्सिटी, और D की दो वैल्यू दे रखी है। अगर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है यानी कि डिग्री है 0.9, और अगर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पुअर है यानी कि डिग्री है 0.1, तो इन दोनों केसेस में हमें क्या निकालनी है, M की वैल्यू। तो एक बार तो आपकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अगर D इक्वल टू 0.9 के केस में क्या हो जाएगी, M इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 500 प्लस के कितना है 0.3, एक्सपोनेंशियल की पावर कितनी हो जाएगी, सी कितना दे रखा है 8 माइनस 0.9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आ रही है हमारे पास, टोटल एफर्ट एक्सपेंडेड कितना आ रहा है 863.5901 मैन मंथ, और पुअर लेवल पे अगर हम एम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 500 प्लस 0.3, एक्सपोनेंशियल की पावर कितना हो जाएगा 8 माइनस 0.1, तो उस केस में हमारा कितना आ रहा है 1309.18 मैन मंथ। तो देखो पुअर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आपका जो टोटल एफर्ट एक्सपेंडेड है वो कितना ज्यादा है आपका इसके कंपैरेटिवली। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मॉडल था वो हमारा बोहेम मॉडल था मेंटेनेंस के एस्टिमेशन के लिए। तो देखो बोहेम मॉडल क्या बोलता है, दिस मॉडल इज फोकस्ड ऑन द एनुअल मेंटेनेंस एफर्ट एस्टिमेशन, AME, annual maintenance effort estimation, that is how much effort is required to maintain the software in a period of 1 year। एक साल के अंदर अंदर कितना मेंटेनेंस का मेंटेन करने के लिए कितना एफर्ट आपको रिक्वायर्ड था वो आपका डिटरमाइन किया जाता है बोहेम मॉडल के अंदर, और उसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल मेंटेनेंस एफर्ट। ठीक है, एनुअल मेंटेनेंस एफर्ट, इसका मतलब क्या है कि हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सॉफ्टवेयर इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, और ये कैसे निकाला जाता है, AME, एनुअल मेंटेनेंस एफर्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, ACT मल्टीप्लाई बाय SDE, जहाँ पे ACT क्या होगा आपका एनुअल चेंज ट्रैफिक, कितना परसेंटेज ट्रैफिक चेंज हुआ, मल्टीप्लाई बाय SDE कितना सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट का एफर्ट आपका एक्चुअल में लगा था, और एनुअल मेंटेनेंस एफर्ट के एक साल में कितना एफर्ट आपको रिक्वायर्ड हुआ टू मेंटेन द सॉफ्टवेयर। तो देखिए ACT मींस क्या है यहाँ पे, हाउ मच पोर्शन ऑफ द कोड इज अंडरगोस चेंज इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ACT कैसे निकाला जाता है, कितनी आपकी KLOC एडेड हुई, कितनी KLOC डिलीटेड हुई, और डिवाइडेड बाय कितनी KLOC आपकी टोटल थी। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज इन्होंने कॉस्ट ड्राइवर्स भी अगर इंक्लूड करते हैं, ठीक है, कल हमने देखे थे एफर्ट एस्टिमेशन के केस में अगर कॉस्ट ड्राइवर्स इंक्लूड होंगे तो फिर आपको एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर भी निकालना पड़ेगा। जैसे कि कल वाले में हमने देखा था कि मेरे पास 15 कॉस्ट ड्राइवर्स थे, तो एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर क्या था, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऑफ दीज 15 कॉस्ट ड्राइवर्स। ठीक है, तो वो भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा एनुअल मेंटेनेंस एफर्ट के केस के अंदर। तो फिर फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा,
यहाँ पे एनुअल चेंज ट्रैफिक मल्टीप्लाई बाय योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट मल्टीप्लाई बाय योर एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, अगर कॉस्ट ड्राइवर्स इंक्लूड होते हैं। अगर कॉस्ट ड्राइवर्स इंक्लूड नहीं होते तब तो ACT मल्टीप्लाई बाय SD। आइए इसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A software system development effort is 600 man month। ये आपको क्या दे रखा है, SD की वैल्यू दे रखी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट की, ठीक है। ये आपको दे दी है SDE की वैल्यू। एनुअल चेंज ट्रैफिक ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम इज 15%। 15% है, इसका मतलब ACT कितना हो जाएगा आपका एनुअल चेंज ट्रैफिक 0.15, ठीक है, पर ईयर। ये दे रखा है पर ईयर, ठीक है। लाइफ टाइम जो है प्रोजेक्ट की वो कितनी है 10 ईयर। तो हमें क्या निकालना है, टोटल एफर्ट हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। टोटल एफर्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एनुअल मेंटेन 1 साल का निकालना पड़ेगा। अगर 1 साल का निकल जाएगा तो 10 साल का भी इजीली निकल जाएगा। तो AME कितना हो जाता है हमारा, अभी हमने देखा AME की फुल फॉर्म, AME का जो फॉर्मूला है वो क्या है, AME इज इक्वल टू ACT इंटू SDE। यहाँ पे कोई कॉस्ट ड्राइवर्स नहीं दे रखे इसलिए एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं लेंगे। तो ACT आपको कितना दे रखा है 0.15, ठीक है, और SDE कितना दे रखा है 600 मैन मंथ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 90 मैन मंथ। 90 मैन मंथ किसके लिए आया आपका एफर्ट, फॉर 1 ईयर, और हमारा जो टोटल लाइफ टाइम है वो कितना है 10 ईयर। तो टोटल मेंटेनेंस एफर्ट कितना हो जाएगा आपका 90, 1 साल का कितना है, और टोटल हमारे पास साल कितने दे रखे 10, तो 90 इंटू 10 मीन्स 900 मैन मंथ। ये तो आया आपका मेंटेनेंस एफर्ट। टोटल एफर्ट क्या होता है आपका, डेवलपमेंट में कितना एफर्ट लगा प्लस मेंटेनेंस में कितना एफर्ट लगा। तो डेवलपमेंट का एफर्ट यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट हमें कितना दे रखा है, और हमारा टोटल मेंटेनेंस एफर्ट कितना लगा। तो SDE तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 600 है, और टोटल मेंटेनेंस एफर्ट जो 10 साल का है वो हमने निकाल लिया कितना है 900। तो ये कितना हो जाएगा 1500 मैन मंथ। ये आपका आ जाएगा टोटल एफर्ट का आंसर। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये टॉपिक अच्छा लगा हो। देखो ये एस्टिमेशन वाला जो मॉडल का टॉपिक है थोड़ा सा हमारा लंबा चल गया क्योंकि इसके अंदर काफी सारे हमारे मॉडल्स इंक्लूड होते हैं और हर मॉडल के हमने न्यूमेरिकल्स भी साथ में सॉल्व किए हैं, तो थोड़ा सा लंबा चल गया। बट अब ये वाला जो लेक्चर 6 है उसके सारे पार्ट्स आज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो अब हमारा चलेगा कल से वो चलेगा रिस्क एनालिसिस वाला पार्ट। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। थैंक यू।